हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों? मैं RS कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब आप सभी बच्चे होली का त्यौहार पर होली खेलकर फ्री हो चुके हैं, तो अब अपना ध्यान पढ़ाई में भी लगा लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 मानव जनन, इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहते हैं, बायोलॉजी क्लासेस पर बाई RS सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और चैप्टर 3 मानव जनन में पहला प्रश्न पढ़िए, जिसका नाम है मनुष्य के नर तथा मादा जनन अंगों के केवल नाम लिखिए अथवा मादा जनन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दो तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले नर जनन अंग। नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं? वृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, सहायक जनन ग्रंथियाँ, ये नर जनन अंग हैं। और मादा जनन अंग हैं अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ये बच्चों क्या है? मनुष्य के मादा जनन अंग हैं। इसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं और बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल रखकर बैठिए। जो प्रश्न समझ में नहीं आए उन प्रश्नों को तुरंत अपनी कॉपी में नोट कीजिए और तैयारी के लिए इन प्रश्नों को लिख लीजिए। तो देखते हैं इसमें आंतरिक निषेचन को इंग्लिश में इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और बाह्य निषेचन को इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें आंसर देखते हैं। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर अंडवाहिनी में होती है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसकी क्रिया शरीर के अंदर कहाँ पर होती है? शरीर के अंदर और अंडवाहिनी में होती है। जबकि बाह्य निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर खुले में होती है। शरीर के बाहर खुले में होती है। नंबर 2, आंतरिक निषेचन में मैथुन व सहायक प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जो आंतरिक निषेचन है उसमें मैथुन व सहायक प्रजनन अंग पाए जाते हैं, जबकि बाह्य निषेचन में इनका अभाव होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मैथुन और सहायक प्रजनन अंग होते हैं वो बाह्य निषेचन में नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3 है, मनुष्य आंतरिक निषेचन का उदाहरण है और मेढक बाह्य निषेचन का उदाहरण है। आंतरिक निषेचन में जैसे मनुष्य है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में। तो इसका एग्जाम्पल होगा जबकि फ्रॉग है, मेढक, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है प्यारे बच्चों। और बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं RS स्टडी पॉइंट 10 साइंस क्लासेस बाई RS सर बोर्ड एग्जाम 2025। अच्छे प्रश्नों की तैयारी करा रहा हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी बच्चे प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ और इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखते हैं अपन कि क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। जो क्या ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण होते हैं, इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं बच्चों, टेस्टिस कहते हैं, वो उदर गुहा के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं, क्या कारण है? तो नर में एक जोड़ी उदर गुहा के बाहर वृषण पाए जाते हैं। जो नर होते हैं, मेल होते हैं, मेल में एक जोड़ी वृषण कहाँ पे पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। जो वृषण कोष, किसमें? वृषण कोष। वृषण कोष को स्क्रोटम कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम में बंद रहते हैं। तो कह सकते हैं नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, जो वृषण कोष स्क्रोटम में बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापक्रम शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है। जैसे वृषण में शुक्राणु बनते हैं तो शुक्राणु बनने के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है, जो शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए।
होना आवश्यक होता है, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात कहने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसी कारण से इसे पूर्ण करने के लिए जो वृषण होते हैं वो वृषण उदर गुहा से बाहर आवश्यक होते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रश्न ऐसे आ सकता है, क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, जो वृषण कोष स्क्रोटम में बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के समय उपयुक्त तापक्रम है जो शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा शरीर के तापमान से, तो उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा जो शुक्राणु बनेंगे उसकी क्रिया पूर्ण हो जाएगी, और इसी कारण से जो वृषण है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनका कार्य। सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं, इनका कार्य लिख रहा है। तो सर्टोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है बच्चों? सर्टोली सेल है वो वृषण में पाई जाती है। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं। और एक इनका काम क्या होता है, सर्टोली कोशिकाओं का, ये शुक्राणु होती है, स्पर्म होते हैं, स्पर्म को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं सर्टोली कोशिकाएं। तो ये इसका कार्य होता है बच्चों, ठीक है। तो वृषण में पाई जाती है और ये सुरक्षा पोषण प्रदान करती है शुक्राणुओं को। बच्चों आपका अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की विषय में बात कर रहा हूं, 2025 में आने वाला अच्छा प्रश्न है बच्चों, तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए कि पुरुषों में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। पुरुषों में जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, मेल में पाए जाने वाले द्वितीयक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो आंसर देखते हैं बच्चों, पुरुषों में पाए जाने वाले कुछ द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवाज भारी हो जाती है। जैसे ही पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो जाते हैं तो उसमें आवाज होती है। आवाज कैसी हो जाती है बच्चों? आवाज भारी हो जाती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं तो आवाज भारी हो जाती है, और चेहरे पर मूंछ व दाढ़ी निकल आती है। चेहरा है तो चेहरे पर बच्चों मूंछ होती है। जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मूंछ होती है, तो कुछ लोग उसमें अंडे देते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो क्या होता है कि चेहरे पर मूंछ आ जाती है, दाढ़ी निकल आती है। नंबर 3, शरीर के अन्य भागों पर बाल निकल आते हैं। शरीर के अन्य भाग होते हैं, इनको अन्य भागों पर बाल निकल आते हैं। और नंबर 4 है, शरीर सुडौल और बलशाली हो जाता है। शरीर है वो सुडौल हो जाता है, बलशाली हो जाता है। कंधे चौड़े हो जाते हैं, और कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं। और वृद्धि के कारण शरीर लंबाई में बढ़ जाता है, और वृद्धि के कारण शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो ये बच्चों द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और अंडाणु जनन को oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं शुक्राणु जनन को। इसके बाद अंडाणु कहते हैं बच्चों oogenesis, मतलब अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंडाणु जनन या oogenesis कहलाती, जबकि शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। तो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली वह क्रिया है। शुक्राणु जनन वृषण में होने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है बच्चों? जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु जनन अंडाशय में होने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2, शुक्राणु जनन में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं।
शुक्राणु जनन है उसमें प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, इससे 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि अंडाणु जनन में प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है। प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है। नंबर 3, इसमें ध्रुवीय काय, अर्थात ध्रुवीय काय को बच्चों इंग्लिश में पोलर बॉडी कहते हैं। तो शुक्राणु जनन है स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें पोलर बॉडी नहीं बनते, अर्थात ध्रुवीय काय नहीं बनते, जबकि oogenesis होता है अंडाणु जनन, इसमें पोलर बॉडी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? पोलर बॉडी बन जाते हैं। नंबर 4, स्पर्मेटोजेनेसिस, इससे बने चारों शुक्राणु जनन या निषेचन में भाग लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो चारों शुक्राणु बनते हैं वो जनन या रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, जबकि ध्रुव कोशिकाएं निषेचन में भाग नहीं लेती हैं। ध्रुव कोशिकाएं होती है वो निषेचन फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि शुक्र कोशिकाएं छोटी व चल होती हैं। शुक्र कोशिकाएं छोटी व चल होती हैं, जबकि अंड कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? अंड कोशिकाएं बड़ी व अचल होती हैं। कैसी होती है बच्चों? अंड कोशिकाएं बड़ी व अचल होती हैं। तो मैंने आपको प्रश्न बताया कि इस प्रश्न में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। तो बच्चों इसको मैंने आपको इसमें 4-5 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। और जो बच्चे जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा है तो बच्चों को अपनी फेयर कॉपी रखकर इस प्रश्न के उत्तर को लिख लें, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले भी कई बार 2024 की परीक्षा हुई थी तब पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले भी कई सेटों में यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और बात करते हैं निषेचन से आप क्या समझते हैं। क्या बच्चों निषेचन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डाल दीजिए। तो निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अंडवाहिनी देखना बच्चों, अंडवाहिनी में शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में मिलकर जायगोट बनाते हैं, तब इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तो निषेचन में बच्चों क्या होता है कि निषेचन की क्रिया में अंडवाहिनी में शुक्राणु एवं अंडाणु, शुक्राणु स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं, तब जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? जायगोट का निर्माण करते हैं, तब यह रिएक्शन है, प्रक्रिया, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन का महत्व, इसके कई महत्व है लेकिन कुछ महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, निषेचन के कारण युग्मनज में तरक बनना आरंभ हो जाता है। नंबर 2, इसके फलस्वरूप युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। इसके फलस्वरूप जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों इसके फलस्वरूप युग्मनज में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कैसी है? तो 2 गुनी हो जाती है। नंबर 3, अंडे की परिधि में पुनः परिवर्तन होता है। अंडे की परिधि में पुनः परिवर्तन होता है, जिससे अन्य शुक्राणु निषेचित अंडे में नहीं जाते। नंबर 4, निषेचन के फलस्वरूप विटेलाइन झिल्ली अंडे से अलग हो जाती है, जिससे अंडा एग इसके अंदर घूम सकता है। नंबर 5, उपापचय क्रियाओं की गति में वृद्धि होती है। जो उपापचय मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचय क्रिया है, इनकी गति में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है वृषण तथा अंडाशय के दो प्रमुख कार्यों का कार्य लिखिए। वृषण है, वृषण टेस्टिस और ओवम एग, टेस्टिस और एग हैं, इनके दो कार्य लिखना है। तो उत्तर लिखें वृषण के कार्य। नंबर 1, वृषण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित, टेस्टिस है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित गोनेडोट्रोपिन का रखरखाव ठीक से करते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित गोनेडोट्रोपिन का रखरखाव ठीक से करते हैं। नंबर 2, वृषण शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं। वृषण है वो शुक्राणु जनन का कार्य करते हैं। अंडाशय के कार्य क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना होता है। अंडाशय का प्रमुख कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना। नंबर 2, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावित करना है। और अंडाणु के द्वारा एग के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है उसको उनका सीक्रेशन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और बात करते हैं
इंपोर्टेंट प्रश्न की निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रजोधर्म चक्र, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति अथवा रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं समझाइए, अथवा आवर्त चक्र क्या है। यह प्रश्न निम्न 3 तरीके से पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार इसमें इस प्रश्न से टिप्पणी के रूप में पूछा गया। क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाइए, या ऋतुस्राव पर टिप्पणी लिखिए, रजोधर्म पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो देखते हैं, रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यह युवा लड़कियों तथा वयस्क महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। जो रजोधर्म चक्र है, जो युवा लड़कियों तथा वयस्क महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, जो हर माह होती है। इसे ऋतुस्राव, रजोधर्म या आवर्त अथवा मासिक धर्म भी कहते हैं। यह ऋतुस्राव 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है तथा 40 से 45 वर्ष तक की आयु तक रहता है। इसमें प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रत्येक माह 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त अथवा आंतरिक दीवार से श्लेष्मा का स्राव होता है, जो 3 से 4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या ऋतुस्राव चक्र या आवर्त चक्र कहते हैं। इसमें अनिषेचित अंड रक्त तथा श्लेष्मा के साथ बाहर आता है। इसका नियमन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच तथा एलएच हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसका जो नियंत्रण है वो इन हार्मोन के द्वारा किया जा सकता है। तो ये प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का उत्तर है, जो मैंने आपको कई बार ये टिप्पणी के रूप में पेपर में पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है रजोदर्शन। तो रजोदर्शन क्या होता है, युवा लड़कियों में 13 वर्ष की आयु में रजोधर्म चक्र प्रारंभ होता है। युवा लड़कियों में 13 वर्ष की आयु में रजोधर्म चक्र प्रारंभ होता है। इसे ही रजोदर्शन या यौवनारंभ, प्यूबर्टी कहते हैं। नंबर 3, रजोनिवृत्ति। स्त्रियों में 40 से 45 वर्ष के बाद उनका ऋतुस्राव चक्र, इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बंद हो जाता है, तब इस अवस्था को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसके बाद स्त्रियों में गर्भधारण की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्या होता है बच्चों, स्त्रियों में गर्भधारण की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, मां के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। मां का जो दूध होता है, जो उसे नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। तो मानव दुग्ध एक निर्जीवाणु घोल होता है। मानव दुग्ध है जो निर्जीवाणु घोल होता है, जिसमें बसीय अम्ल, लैक्टोज, अमीनो अम्ल, खनिज, विटामिन तथा जल पाया जाता है। यह शिशु के पाचन, मस्तिष्क विकास तथा वृद्धि के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। इसमें उपयुक्त अनेक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, सफेद रक्त कोशिकाएं शिशु जठरा ग्रंथियां नाल में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। इसमें बी लिम्फोसाइट से विकसित प्लाज्मा कोशिकाएं रोगाणु विशिष्ट प्रतिजैविक उत्पन्न करती हैं तथा टी लिम्फोसाइट जीवाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। इसीलिए मां के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा या उत्तम माना जाता है। तो क्या होता है बच्चों कि मानव दुग्ध है एक निर्जीवाणु घोल होता है, जिसमें बसीय अम्ल है, लैक्टोज है, अमीनो अम्ल ये पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ यह शिशु के पाचन है। शिशु जैसे इस दूध को शिशु को पिलाएंगे तो उसका मस्तिष्क विकास में वृद्धि होगी, और इसमें कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल है, इनमें पाई जाती है। तो ये क्या करती हैं कि विभिन्न प्रकार की रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। तो इसीलिए जो माँ का दूध होता है वो नवजात शिशु को पिलाना बहुत ही अच्छा होता है, उत्तम माना जाता है। इसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न है, मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव शुक्राणु संरचना। परिपक्व शुक्राणु की संरचना को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न प्रकार है। नंबर 1 हेड, शीर्ष, इंग्लिश में हेड कहते हैं। शुक्राणु का शीर्ष
चम्मच के आकार का होता है। शुक्राणु का जो शीर्ष है वो चम्मच के आकार का होता है। इसके अधिकांश भाग में अंडाकार केंद्रक होता है। शीर्ष के ऊपर एक उभार पाया जाता है जो एक्रोसोम कहलाता है। शीर्ष के ऊपर इसका हेड के ऊपर एक उभार पाया जाता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। यह भाग शुक्राणुओं को अंड भेदन में सहायता करता है। तो बच्चे क्या है, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। नंबर 1 हेड, सिर, ये ऊपर वाला भाग होता है, इसका आकार चम्मच जैसा होता है और अधिकांश भाग में अंडाकार केंद्रक होता है। शीर्ष के ऊपर एक उभार पाया जाता है, इसे एक्रोसोम कहते हैं और यह भाग शुक्राणु को अंड भेदन में सहायता प्रदान करता है। नंबर 2 मध्य भाग, इसको मिडिल पीस कहते हैं। यह अपेक्षाकृत मिडिल पीस है जो अपेक्षाकृत छोटा होता है, हेड के अपेक्षाकृत यह छोटा होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल होते हैं। यह अच्छी तंतु युक्त होता है जिसमें गति के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यह भाग प्रचलन में आवश्यक होता है, यह भाग है वो प्रचलन में आवश्यक होता है। नंबर 3 टेल, पूंछ, यह अग्र तथा पश्च भाग में विभाजित होता है। पूंछ है जो अग्र और पश्च भाग में विभाजित होता है। यह अच्छी तंतु की सहायता से गति करती है और जो अच्छी तंतु की सहायता से गति करती है। इसका पिछला भाग झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है तथा इसे अंतिम भाग एंड पीस, इसके अंतिम भाग है जो इसको एंड पीस कहते हैं। यह भाग भी प्रचलन में सहायक होता है अर्थात चलन में सहायक होता है। इस यूनिट का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस यूनिट का, इसे देखते हैं। अपरा, अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा किससे कहते हैं, इसके कार्य बताइए अथवा अपरा या प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए अथवा प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। आंसर देखते हैं। भ्रूणीय झिल्लियां, भ्रूण होता है, इम्ब्रियो होता है, इम्ब्रियो की भ्रूणीय जो मेम्ब्रेन होती है एवं माता पिता की गर्भाशय श्लेष्मिका यूटेराइन म्यूजिका से मिलकर बनी होती है। एक ऐसी संयुक्ति संरचना जिसके द्वारा भ्रूण एवं माता के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का क्रियात्मक विनिमय होता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। स्टडी RS स्टडी पॉइंट 10 साइंस क्लासेस बाई RS सर बोर्ड एग्जाम 2025। अपरा या प्लेसेंटा कार्य, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। अपरा भ्रूण एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों के विनिमय का कार्य करता है। नंबर 2 अपरा भ्रूण के पोषण, श्वसन, उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसा, ग्लाइकोजन तथा लोह का संचयन करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपका साथी RS कुशवाहा सर आपको फिर से एक नई वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से सफल बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।